हम्म, प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामोदय कॉलेज डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर के पठान, खान खान पठान नाम है मेरा। मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना जरूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। देखिए, आइए, स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, स्पेक्ट्रोस्कोपी दो नाम से बना है। एक तो स्पेक्ट्रम और दूसरा स्कोपी। स्पेक्ट्रम और स्कोपी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रम किस प्रकार से होते हैं? स्पेक्ट्रम के वैसे तो तीन प्रकार होते हैं। एक तो लाइनियर स्पेक्ट्रम, और एक बैंड स्पेक्ट्रम, और एक कंटिन्यू स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। एक स्पेक्ट्रम और स्कोपी, इसका अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको एक शुरू में इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देते हैं। इसका इंट्रोडक्शन शुरू है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन संक्रमणों का अध्ययन किया जाता है जो एक अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य उपयुक्त विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन संक्रमणों का अध्ययन किया जाएगा जो एक अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर, यहाँ पर एक अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर का मतलब यह है कि एक अणु में जो अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। ऊर्जा स्तरों के उपयुक्त विकिरणों, यानी कि उनके लिए एक उपयुक्त विकिरण की जरूरत पड़ेगी। उपयुक्त रेडिएशन, विकिरण का मतलब यहाँ से है उपयुक्त रेडिएशन, उपयुक्त विकिरणों की आपको जरूरत पड़ेगी कि अवशोषण से प्राप्त होते हैं, यानी कि उसे अवशोषण से प्राप्त होंगे, उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाएगा। सिंपल सी एक परिभाषा और भी है इसके बारे में, यानी कि जो उत्सर्जित होते हैं और जो अवशोषित होते हैं उनके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। उत्सर्जित और अवशोषित जो भी होंगे, देखिए आप दूसरी परिभाषा इसकी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित, अभी बताया आपको उत्सर्जित और अवशोषित, खास बात से उत्सर्जित और अवशोषित कौन होंगे? विद्युत चुंबकीय विकिरण के, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है वी, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन से पदार्थों की आंतरिक रचना का ज्ञान होता है। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से आप क्या पता लगा सकते हो? उसकी आंतरिक रचना की। किसकी आंतरिक रचना? पदार्थों की आंतरिक रचना। जैसे देखिए, पदार्थों की आंतरिक रचना के बारे में, इसके बारे में स्टडी की जाती है। पदार्थों की आंतरिक रचना देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंट ले लेते हैं, जैसे एल्कोहल लिया है आपने, CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये एल्कोहल लिया है। इसमें क्या है, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे पीक प्राप्त होते हैं। पीक, पीक का मतलब होता है एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसके बारे में क्या होगा, ये एक ग्रुप है OH, और एक ग्रुप है मेथिल, और एक ग्रुप है CH2। इस प्रकार से ये पूरे अलग अलग ग्रुप है। इन अलग अलग ग्रुप की पिक प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप एक तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी,
इनके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम और स्कोपी से बन करके बना है, इस प्रकार से पूरा वर्ड है और इसके बारे में ही आपको बताया जाएगा किस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। अब आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच स्पेक्ट्रमी संक्रमण, यानी कि आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच में किस प्रकार से स्पेक्ट्रमी संक्रमण होता है वो उसके बारे में स्टडी की जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है अपना, यानी कि आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच स्पेक्ट्रमी संक्रमण। इसे सीधे भाषा में समझ सकते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक तो अवशोषण और दूसरा उत्सर्जन। यानी कि एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश यानी कि फोटोन, फोटोन को किससे लिखा जाता है, एच न्यू से लिखा जाता है। फोटोन को आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर एच न्यू से लिखा जाएगा। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी पदार्थ पर, किसी परमाणु पर या किसी यौगिक पर डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, वो पदार्थ जो होगा एक्साइटेड स्टेट स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए और पुनः वहां से निम्नतम अवस्था में लौटता है। तब दो प्रकार का आपको स्पेक्ट्रमी संक्रमण मिलता है। इन दो प्रकार के स्पेक्ट्रमी संक्रमण को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, एक को तो कहा जाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरे को कहा जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए इस प्रकार से आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच स्पेक्ट्रमी संक्रमण दो प्रकार का होता है। आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच स्पेक्ट्रमी संक्रमण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। नंबर एक है अवशोषण स्पेक्ट्रम। सीधा सा इसमें कैसे क्या ध्यान रखना है, मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए इस प्रकार से, देखिए इसमें ये आपने एक एनर्जी लेवल बनाया है, ये एक ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल जिसे इजी से अपन शो करेंगे, एक ग्राउंड लेवल का एनर्जी लेवल, और एक बनाया है आपने एक्साइटेड स्टेट का यानी कि हाई एनर्जी लेवल। इसको हाई एनर्जी लेवल से आप किसी भी से शो कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट निम्न ऊर्जा स्तर और हाई ऊर्जा स्तर। इसे ई निम्न ऊर्जा स्तर को लो लेवल भी कहा जा सकता है, हाई ऊर्जा स्तर को हाई लेवल भी कहा जा सकता है, किसी से भी आप डिनोटेट कर सकते हैं या इसे ब्लैंक भी छोड़ा जा सकता है। जी यानी कि ग्राउंड लेवल से मान लीजिए कोई एलिमेंट इस प्रकार से यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट क्या करेगा, अपनी ओर से फोटोन, इसको फोटोन दिया जाएगा, ये फोटोन अवशोषित करता है। इस प्रकार से ये फोटोन है, फोटोन को एच न्यू से लिखा जाता है, एच न्यू से फोटोन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, एच न्यू की से रिप्रेजेंट किया जाएगा फोटोन को। अब ये क्या होगा, अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। यहाँ पर क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है यदि संक्रमण, अभी इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए आप, ये क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है और हाई एनर्जी लेवल उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है। यानी कि यदि संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के ऊर्जा के फोटोनों का अवशोषण होता है तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि ये ऊर्जा स्तर किस प्रकार से चलेंगे, अभी बताया मैंने आप लोगों को, ये इस प्रकार से चलेगा निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, यानी कि किस तरह से चलेगा, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चलेगा। इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। अवशोषण स्पेक्ट्रम किस प्रकार से होगा, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। यदि संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के फोटोन का अवशोषण होता है, यानी कि एच न्यू फोटोन का अवशोषण होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जिसे इंग्लिश में इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। देखिए इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से है, ये इधर इमिशन स्पेक्ट्रम का मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, यहाँ से फोटोन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए थे, यह पुनः आप नीचे वाली स्टेज में यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में पुनः पर्याप्त हो जाते हैं। ये देखिए पर्याप्त रूप से फोटोन का अवशोषण करते हैं एच न्यू, ये लेकर के वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, यदि संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से यानी कि ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर पहुंच रहा है, हाई एनर्जी लेवल से अगर लो एनर्जी लेवल की ओर पहुंचेंगे, यदि संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की अवस्था में होता है तो एच न्यू ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ऊर्जा स्तर निम्न से उच्च यानी उच्च से निम्न की ओर अपन इसमें प्रवेश करेंगे। एच न्यू ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन होता है। यानी खास बात से आपको ध्यान रखना, एच न्यू फोटोन, इसे फोटोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? इसको फोटोन कहा जाएगा। फोटोन का उत्सर्जन होता है। खास बात से ध्यान रखना, यह है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होगा? उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर होगा, ध्यान रखना। और अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होगा निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। इस प्रकार से ये आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच स्पेक्ट्रमी संक्रमण है। अब आप लोगों को विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है उसके बारे में बता देता हूं। यस, अब स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे शॉर्ट में ईएमआर कहा जाता है। इसे शॉर्ट में ईएमआर कहा जाता है। इसे शॉर्ट में ईएमआर कहा जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। इसे कहा जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कल्पना ऐसे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों के में गमन करती हुई तरंग के रूप में की जाती है जो एक दूसरे के प्रति क्या होती है? लंबवत होती है। यह एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से होगी? लंबवत होती है। देखिए एक चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो इस डायग्राम को। इस प्रकार से बताया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से डायग्राम बनाया जाता है। ये विद्युत क्षेत्र एक तो लागू हो गया, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, और दूसरा हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ दूसरा जो क्षेत्र होगा काम करेगा ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये एक दूसरे के क्या चलते हैं? लंबवत चलते हैं। ये एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। यानी कि इस प्रकार से कहा जाता है, ध्यान पूर्वक सुनिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कल्पना ऐसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में गमन करती हुई तरंगों के रूप में किया जा सकता है जो एक दूसरे के प्रति लंबवत होती है। यानी कि एक दूसरे के प्रति क्या चलेगी? ये परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलर, एक दूसरे के प्रति लंबवत होती है। ये खास वर्ड आपको यूज करना है, लंबवत होती है। और फिर क्या होता है? ये एक दूसरे के लंबवत होती है और उसी रूप में दोलन करती है। ये इनका दोलन का काम चल रहा है। ये यहां से यहां तक का सफर और यहां से यहां तक का सफर, ये है इसका दोलन। ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इस प्रकार से यहां तक, यहां से यहां तक, और फिर पुनः यहां से यहां तक, और इसी प्रकार से ये इनका दोलन होता रहता है। अब आइए इसके बारे में और आपको स्टडी करके बता देते हैं किस प्रकार से है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण इन विद्युत विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण सीधा सा बात है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए लागू होता है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, जैसे आप लोग जानते हो, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में जोड़ देता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, यस देखिए आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के बारे में क्या है? एक तो प्लांक की क्वांटम सिद्धांत है, जो आप लोग जानते हो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जैसे क्वांटा के रूप में और फोटोन के रूप में, किस रूप में लिया गया है? फोटोन के रूप में। कणों को किस रूप में लिया गया है, या तरंगों को किस रूप में लिया गया है? फोटोन के रूप में। और दूसरा किस रूप में लिया गया है? क्वांटा के रूप में, यानी कि क्वांटम के रूप में। ये फोटोन और क्वांटम क्या चीज होती है? जो देखिए आप, फोटोन तरंग के रूप में होगी, विकिरण हो सकती है तरंग के रूप में हो, ठीक है। क्वांटम यानी कि कण के रूप में हो सकती है, यानी कि क्वांटा उनके पैकेट बने हुए होंगे, उनके बंडलों के रूप में होगी, यानी कि कण के रूप में। जैसे प्रिज्म में से लाइट गुजारी जाती है और एक स्लिट होती है, वहां पर लाइट आती है। स्लिट में आपने देखा होगा क्वांटा के रूप में आपके पास लाइट पहुंचती है। स्लिट होती है, जैसे सूर्य की रोशनी है किसी छेद से बाहर आ रही है तो उसे क्वांटम के रूप में आती है। और दूसरी ओर प्रिज्म में से जो लाइट गुजारी जाती है वो आपके एक तरंग के रूप में होती है, उसमें फोटोन आपको डाला जाता है, उसे फोटोन कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों की व्याख्या ऊर्जा के बंडलों और कणों के रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है? ऊर्जा के बंडलों और कणों के रूप में की जाती है। बंडल यानी कि यही हुआ, कण और तरंग, इन दोनों के रूप में आपकी इसकी
डेफिनेशन होगी। और दूसरा, इन्हें क्वांटा भी कहा जा सकता है और फोटोन भी कहा जा सकता है। आइए अब पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के मुख्य पॉइंट, इसके अभिलाक्षणिक गुण। विद्युत चुंबकीय विकिरण के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। विद्युत चुंबकीय विकिरण के अभिलाक्षणिक गुणधर्म कैसे क्या दिखाई देता है, खास करके आपको ध्यान रखना है कि विद्युत और चुंबकीय विकिरण इन दोनों के बारे में ही स्टडी की गई है। इनके अभिलाक्षणिक गुण, इनके अभिलाक्षणिक गुण यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज है। विद्युत नंबर 1 है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र व ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा पॉइंट है ये अपने तरंगदैर्ध्य आवर्ती द्वारा पहचाने जाते हैं। दूसरा ये है ये अपने तरंगदैर्ध्य को आप लैम्डा से शो करते हैं और आवृत्ति को आप न्यू से शो करते हैं, से पहचाने जाते हैं। इनसे पहचाने जाएंगे यानी कि इनकी आवृत्ति होगी या तरंगदैर्ध्य होगा। ध्यान रखना, जहां आवृत्ति का मान अधिक होता है वहां तरंगदैर्ध्य का मान कम होता है, और जहां तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होता है वहां आवृत्ति का मान कम होता है। आवृत्ति ऊर्जा के समानुपाती होती है, यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। यानी कि आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन आवृत्ति और ऊर्जा दोनों सेम चलेंगे और तरंगदैर्ध्य इसके विपरीत चलेगा। इनकी ऊर्जा आकृति के सीधे समानुपाती होती है, यानी कि ऊर्जा और आकृति में अभी मैंने आप लोगों को बताया ऊर्जा और आकृति दोनों में क्या होती है, समानता होती है, यानी कि उनके समानुपाती होते हैं। ये दोनों बढ़ेंगे और घटेंगे, ये दोनों समानुपाती होते हैं यानी कि बढ़ेंगे और घटेंगे। ऊर्जा बढ़ रही है तो आवृत्ति भी बढ़ेगी और आवृत्ति घट रही है तो ऊर्जा भी डेफिनेटली घटेगी। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो प्रकाश के वेग से चलते हैं, यानी कि इनकी गति प्रकाश के वेग की गति के बराबर होती है और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी कि सीधी रेखा में गमन करेंगे और ये प्रकाश के वेग के समान चलेंगे। किस प्रकार से चलेंगे, चौथा पॉइंट होगा, ये प्रकाश के वेग के समान गति करेंगे। इनकी गति किस प्रकार से होगी, प्रकाश के वेग की तरह गति होगी। विद्युत चुंबकीय विकिरण के कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। एक तो विद्युत और चुंबकीय विकिरण एक दूसरे के लंबवत होती है, ये लैम्बडा और आपके आवृत्ति से पहचाने जाएंगे, यानी कि इनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी या इनकी आवृत्ति कितनी होगी, इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये इस रूप में चलते रहेंगे। और ये चौथा पॉइंट है प्रकाश के वेग के समान होती है, यानी कि इनकी जो गति होगी वो प्रकाश के वेग के समान होगी। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि पांचवा पॉइंट आपके लिए होगा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये निर्वात में काम कर सकते हैं। किस प्रकार से काम करेंगे, ये निर्वात में, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी अपना पथ संभाल लेते हैं, उस दिशा में गति कर सकते हैं। पांचवा छठा पॉइंट जो भी है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्य भाग को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। किसी प्रिज्म में से गुजारा जाएगा, देखिए आप, ये बनाया है आपको प्रिज्म, ये है प्रिज्म। यहाँ पर कोई एक रेडिएशन आती है, इस प्रकार से एक रेडिएशन आ रही है, इस प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, ये प्रकाश डाला गया है, रेडिएशन है, विकिरण है, कुछ भी समझ लीजिए इसको। और फिर इस प्रिज्म में से जब इसको गुजारा जाता है तो यह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से इसके 7 खंडों में विभक्त हो जाएगी। इन 7 खंडों को कहा जाएगा विबग्योर, जिसे आप जानते हो VIBGUR विबग्योर, यानी कि 7 रंगों का मान होगा VIBGYOR, यानी कि इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उसके आधार पर VIBGYOR इन रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाएगा, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्शन मीडियम, यह वर्ण विक्षेपण माध्यम है, इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। निर्वात, उसके बाद प्रकाश के ऊपर गुजारा जाएगा किसी प्रिज्म में से, तो ये 7 रंगों में विभेदित कर देगी। ये 7 रंग जो आप जानते हो, वैसे आप लोगों को पता है, इसे विबग्योर से जाना जाता है। ये 7 रंग के लिए तोड़ने के लिए, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, यानी स्पेक्ट्रम को तोड़ना, किस प्रकार से स्पेक्ट्रम के बारे में अपन स्टडी की जाती है। धन्यवाद आप सब लोग बच्चों का। अब नेक्स्ट सेशन में आप लोग पढ़ेंगे इसके रीजन, इसके क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।